सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 8787 ऑफ सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच एडवांस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी, कहां से सफर चालू किया था, कहां पर सफर खत्म करने जा रहे हैं। 87th लेक्चर पे आज हम लोग बैठे हैं और 90th लेक्चर में हमारी ये बैच, ब्यूटीफुल बैच खत्म हो जाएगी वेल अहेड ऑफ द अनाउंस डेट. So this is the live batch for those students who are intending to give exam in May 26, September 26, Jan 27. Absolutely live batch हो रही है और बाद में recorded भी आप देख सकते हैं. सिलेबस में जब तक चेंजेस नहीं होते तब तक ये बैच एप्लीकेबल है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बैच हो रही है. मतलब अगर एक बार मैं सिर्फ ट्रैकर की तरफ आपको लेकर चलूं तो ट्रैकर से आपको पता चलेगा कितनी खूबसूरती से ये बैच हम लोगों ने चालू की और इतनी खूबसूरती से ये बैच अब हमारी खत्म होने जा रही है. 10 नवंबर 2025 से जब से बैच स्टार्ट किया है, ये ट्रैकर में सारी नोटिंग आप लोगों के लिए कि हर एक दिन कौन सा लेक्चर हुआ है, कौन सा चैप्टर हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चन हुए हैं, मेंटरशिप सेशन हुए हैं, हर एक चैप्टर के बाद रिविजन्स हुई है, उसकी इवैल्यूएटेड टेस्ट हुई है. यहाँ पर सारे टेस्ट पेपर्स हैं. जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज आप ध्यान रखिए कि आपको ये सारे टेस्ट देने हैं और सजेस्टेड आंसर वहीं पे LMS पे अपलोड किए गए हैं. Every single accounting standard, every single topic, every single revisionary video, you will find everything at one single place. And now we are on the verge of completing this beautiful batch. आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28. उसके बाद बचते हैं हमारे 3 और स्टैंडर्ड 24, 25, 15. दैट्स ऑल. उसके बाद आपकी फुल सिलेबस की इवैल्यूएटेड टेस्ट है 8 मार्च 2026 को. बिल्कुल मत भूलना. जितने भी बच्चे बैच देख रहे हैं, मेरी बैच अटेंड कर रहे हैं, मैंने सब लोगों को कहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है ना. जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वैसे तो मुझे लगता है अब तक आपने ज्वाइन कर लिया होगा, बट स्टिल आप यहाँ नीचे देख सकते हैं देयर इज अ बटन टू ज्वाइन द डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप. आप इस बटन को क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. जो भी टेक्निकल डाउट्स है ग्रुप पे भेजे, नॉन टेक्निकल डाउट्स है सबके पास मेरा फोन नंबर है, मुझे DM करें. आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू. ये 3 स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाने के बाद और आपकी फुल सिलेबस टेस्ट से पहले मैं एक और मेंटरशिप सेशन रखूंगा गूगल मीट पे, जहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पे एड्रेस करूंगा. व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास टू मेक यू एग्जामिनेशन रेडी. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के बाद हम लोग क्लासेस के बाद और एग्जाम से पहले हम लोग थोड़े भटक से जाते हैं, डायरेक्शन लेस फील करते हैं. तो वो सिचुएशन को हम लोग अभी से यहाँ पे टैकल करेंगे. ठीक है. नाउ AS28 के जो नोट्स हैं मैंने वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए हैं. अभी आप यहाँ पर सिर्फ सुनिए, समझिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे. लेकिन वो प्रथा हम फॉलो जो करते आ रहे हैं उसको पहले करेंगे. क्या सभी जने मेरे साथ सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइटल्स रिवाइज करेंगे? तैयार है सभी? मौसमी, कीर्ति, तिशा, रेडी ऑल ऑफ यू? पक्का? यूसुफ भाई नहीं दिख रहे आज? ओके, तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड. AS1 disclosure of accounting policies, AS2 valuation of inventory, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, AS5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies, AS6 depreciation accounting, AS7 accounting for construction contracts, AS8 accounting for research and development, AS9 revenue recognition, AS10 property plants and equipments, AS11 the effects of changes in foreign exchange rates, AS12 accounting for government grants, AS13 accounting for investment, AS14 accounting for amalgamation, AS15 employee benefits, AS16 borrowing cost, AS17 segment reporting, AS18 related party disclosure, AS19 leases, AS20 earnings per share, AS21 consolidated financial statement, AS22 accounting for taxes on income, AS23 joint venture, AS24 discontinuing operations, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible assets, AS27 joint venture, and AS28 impairment of assets, and last AS29 provisions, contingent liabilities, contingent assets. स्वाहा. मुद्दा सिंपल इतना है कि यार अगर ये स्टैंडर्ड के टाइटल्स हम कॉन्स्टेंटली रिकॉल करते रहेंगे ना तो एक चेकलिस्ट हमारे माइंड में बनती रहेगी और फिर बाद में हमें वो चेकलिस्ट को ब्रॉडली डिफाइन करना है कि किस स्टैंडर्ड में क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे. बस इफ वी आर एबल टू डू दैट मच, सिलेबस इज वेरी वेल विद इन आवर कंट्रोल. चलिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो लास्ट टेस्ट हुई थी, अमेजिंग परफॉर्मेंस अगेन, हैट्स ऑफ टू यू ऑल. मौसमी रे, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. 28 आउट ऑफ 28 फुल स्कोर, माइंड ब्लोइंग, रॉम्बस सॉलिड. ठीक है, चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स अपने रजिस्टर्स में आएंगे. क्विकली टाइटल लिखेंगे AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड एज वी ऑलवेज डू सबसे पहले हम लोग PYQ एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं. दोस्तों ये स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे
तो पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका आईसीआई के एग्जाम्स का, वी आर डूइंग दिस एनालिसिस फ्रॉम May 24 टिल September 2025 फॉर पार्ट 2. तो क्वेश्चन नंबर 6A in May 25 exam for 4 marks has been asked on AS 28, and thereafter question number 3B in September 25 for 7 marks has been asked in exam. मतलब अभी तक एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर सिर्फ 2 बार क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे. और अगर मैं पार्ट 1 के एनालिसिस की बात करूं स्टार्टिंग फ्रॉम May 24 एग्जाम टिल January 26, so far there have been only one single MCQ on this standard, that too have been asked in January 25 एग्जामिनेशन. हम इन दोनों के अलावा एक और चीज का एनालिसिस करते आ रहे हैं हर एक चैप्टर का, हर एक स्टैंडर्ड का, एंड दैट इज द मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज बाय ICAI इन May 2025 एग्जामिनेशन, जहां पर हर एक सब्जेक्ट के 8 पेपर्स दिए हैं. हर एक पेपर में 15 MCQ है, तो 15 into 8 दैट मेक्स 120 MCQs. 120 MCQ, आप बिलीव करेंगे पूरे 120 MCQ में से कोई भी MCQ AS 28 पे नहीं है. वेल रियली स्पीकिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर आप चैप्टर्स की तरह ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. उसी तरह ये एनालिसिस हमें काम आता है, हमें ये इंसाइट देता है कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका रिकरेंस कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है. वेल हम लोग सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम इस पूरी बैच में, और मैं हमेशा सबको कहता हूं कि हमें कंप्लीट स्टडीज करनी चाहिए, सेलेक्टिवली नहीं पढ़ना चाहिए, बट ये एनालिसिस हमारे काम का है, तो ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑन इम्पेयरमेंट, और आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्यों करते हैं. थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर देता हूं आप लोगों के सामने. दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाए. We can give the true and fair view of the state of affairs of the company to the users of financial statement, whether it's an external user or they are the internal user, doesn't matter. But when I say the word true and fair view, what exactly does that means? So अगर मैं इसको layman language में drop करूं तो true and fair का मतलब होता है the most realistic, the most practical image of an entity. ठीक है, ये वर्ड को आप समझ गए. ट्रू एंड फेयर मींस द मोस्ट रियलिस्टिक एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल इमेज ऑफ एन एंटिटी. नाउ हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट इन कॉन्टेक्स्ट टू फिक्स्ड एसेट्स. अब इसको समझते हैं. फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें हम लोग यहां पर. ठीक है. सपोज कीजिए मेरे बिजनेस के अंदर मैं एक कार परचेज करता हूं. ये कार जो है उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज. मैं इस कार को बेसिकली अपने बिजनेस में चलाने वाला. आई एम गोइंग टू हायर द ड्राइवर्स एंड गोइंग टू रजिस्टर दिस कार ऑन ओला, उबेर, रैपिडो, और ये कार मेरे ड्राइवर्स चलाने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. ये मेरा PGBP हो गया. ठीक है. अब ये जो कार है इसकी लाइफ में एंटिसिपेट करता हूँ 5 साल, क्योंकि एज ए टैक्सी चलने वाली है, मल्टीपल ड्राइवर्स चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होगी. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 साल बाद में इस कार की जो रेजिडुअल वैल्यू है, 5 ज्यादा हो गए, 4 ले लेता हूं मैं, चलो 4 साल बाद इस कार की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए. अब 2 लाख रुपए मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड. ये जो दोनों की नीचे की चीजें है ना, ये दोनों क्या है? एस्टिमेट है. द कॉस्ट ऑफ द कार इज एन एक्चुअल कॉस्ट, वेयर एज दीज टू थिंग्स आर एस्टिमेट. मैं कितने साल चलाऊंगा ये एक एस्टिमेशन है. एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. मैं 4 साल बाद इसको कितने में बेचूंगा, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, दैट्स अगेन एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. ठीक है. ओके. तो अब इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इस कार पे एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये मेरे लिए एसेट है. दिस कार इज गोइंग टू बी एन एसेट फॉर मी बिकॉज मैं इसको यूज कर बिजनेस में पैसा कमाने वाला हूं. इन्वेंट्री और एसेट दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा. इन्वेंट्री का मतलब जो खुद मेरा धंधा होता है, जो खुद मेरा बिजनेस होता है, वो इन्वेंट्री है. लेकिन जिसको यूज करके मैं अपना धंधा करता हूं वो मेरी एसेट है. सिंपल सी चीज है ना. आई एम नॉट डीलिंग इन द कार्स, आई एम यूजिंग द कार टू डू माई बिजनेस. नाउ एनुअल डेप्रिसिएशन दैट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. ओके. So that becomes 10 minus 2 is 8 lakh divided by 4 years. So annual depreciation comes to 2 lakh. I hope it is clear to all of you. Now, first thing first, why do I provide depreciation and what is depreciation? Because a lot of times students get confused between depreciation and impairment. Let's understand. Let's break it down. What is depreciation? Depreciation is gradual
reduction in value of an asset. Gradual means धीरे धीरे, हुल्ले हुल्ले, हल्लू हल्लू. Gradual reduction in the value of an asset due to multiple reasons. What are the multiple reasons? Due to efflux of time, due to usage, due to obsolescence, due to accidents, due to change in technology, etc etc etc. तो मैं जब कोई भी चीज को यूज करता हूं तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज क्या होती है, डेप्रिशिएट होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती है. डेप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू कम होना. लाइक मैंने ये फोन लिया था, ठीक है, मैंने ये फोन लिया था 2022 में 2,15,000 का. अब 2022 में 2,15,000 का फोन मैंने लिया था, आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल 1 टेराबाइट. मुझे एक बात बताओ, आज 2026 में मैं अगर ये फोन बेचता हूं तो क्या ये फोन 2,15,000 में बिकेगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेगा. ये फोन की वैल्यू काफी डिक्रीज हो गई है, घट गई है. क्यों घट गई है? मल्टीपल रीजंस की वजह से. सर जी 17 आ चुका है और अभी सितंबर में 18 आ जाएगा, तो 14 की वैल्यू उतनी नहीं रही, पहली बात. दूसरी बात, इसमें जो प्रोसेसर है उससे बेटर प्रोसेसर आएगा, इसमें जो चिप है उससे बेटर चिप आएगी. ये इसका कैमरा पुराना है, नया कैमरा मिलेगा, नए फीचर्स मिलेंगे, ब्ला 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 ब्ला. सर गिरा पड़ा भी होगा फोन, ऑब्वियसली है सर, फोन है गिरता पड़ता रहता है, तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुआ है, तो सर कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कम हो गई. बिल्कुल सही है, लेजिट 100% रोम्बस सॉलिड, नो प्रॉब्लम. इसीलिए तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ताकि, ध्यान से सुनना, ताकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊं और ये मेरी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाता हूं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो जब भी मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर एसेट दिखेगी, ये कार दिखेगी, ये कार कौन सी वैल्यू पे दिखनी चाहिए? इट शुड अपीयर एट अ वैल्यू विच इज मोर रियलिस्टिकली रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब मैंने कार खरीदी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर 10 लाख, मैंने 1 साल उस कार का इस्तेमाल किया है, मेरे ड्राइवर्स ने उसे चलाया है, ओला उबर में मेरे लिए पैसा कमाया, तो 1 साल में वो कार वियर एंड टेयर हुई है उसकी, करेक्ट, उसके टायर्स घसे हैं, उसका इंजन घसा है, कहीं स्क्रैचेस लगे होंगे, डेंट, उसकी शाइन वैसी नहीं रही होगी जैसी डे 1 पे थी. तो मैं इन सब चीजों के फैक्टर्स के बदले क्या समझता हूं, मैं एस्टिमेट करता हूं कि मेरे कार की वैल्यू हर साल 2 लाख रुपए से कम होगी. तो फर्स्ट ईयर के एंड पे, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे कार की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख माइनस 2 लाख, दैट बिकम्स 8 lakh. Is that clear to you all? Now this 8 lakh shows the true and fair view of the assets owned by me, owned by an enterprise. When I say true and fair view means that मोटा मोटी आज अगर मैं मार्केट में जाकर मेरी ये कार को बेचता हूं तो मोटा मोटी 8 लाख रुपए मिल जाएंगे. अगेन इट इज एन एस्टिमेट, है ना, अगेन इट इज एन एस्टिमेट. और अगर एस्टिमेशन चेंज होता है तो इट इज अकाउंटेड एज पर AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके हिसाब से अकाउंट होगा. फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं सेकेंड ईयर पे कार को वापस यूज करूंगा, पूरे साल यूज करूंगा, सेकेंड ईयर का वापस डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा. अब सेकेंड ईयर को वापस डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा, जरा आप मुझे बताओ सभी जने, है ना, सभी नादान परिंदों, फटाक से मुझे बताओ कि सेकेंड ईयर के एंड पे इस कार की मेरी बुक वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी माय बुक वैल्यू? मैं 3 टर्म्स यहां पर लेने वाला हूं, एक है बुक वैल्यू, दूसरी है कैरिंग वैल्यू, और तीसरा टर्म जो है वो है WDV, रिटन डाउन वैल्यू. तीनों का मतलब सेम है. तो सेकेंड ईयर के बाद मेरे कार की बुक वैल्यू कितनी होगी? सर फर्स्ट ईयर की WDV थी 8 लाख रुपीस, बराबर है. सेकेंड ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 लाख, ये होगी सर 6 लाख. फिर आते हैं ईयर 3 में, 6 लाख WDV माइनस 2 लाख, इट विल बिकम 4 लाख. सर फिर हम आते हैं ईयर 4 में, 4 लाख WDV माइनस 2 लाख डेप्रिसिएशन, दैट बिकम्स हाउ मच? 2 लाख. वेरी गुड. 4 साल हमने लाइफ एस्टिमेट की थी, 4 साल पूरे हो जाने के बाद कार की जो वैल्यू बचती है दैट शुड इक्वेट विद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू. कॉस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी यहां लग जाएगा. ये क्लियर हो गया क्या? इसका मतलब है दोस्तों कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं, कौन से अकाउंटिंग असम्पशंस यूज करते हैं?
कौन से रेट्स यूज करते हैं, कौन से एस्टिमेट्स यूज करते हैं जो हमारे बिजनेस को बेस्ट डिफाइन करती है। अब इमेजिन कीजिए, सपोज मैं एक ट्रैवल एजेंसी की तरह ये कार ले रहा हूं, तो मैंने 4 साल लाइफ एस्टिमेट की। सपोज मैं एक ट्रैवल एजेंसी नहीं होता था, मैं इंडिविजुअल हूं और मैं ये कार को पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं। मुझे बताओ, अगर मैं पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं तो मेरे शायद एस्टिमेशंस चेंज हो जाएंगे। फिर मैं कहूंगा कि शायद मेरी यूजफुल लाइफ जो 4 साल है ना, वो 4 साल नहीं, शायद मैं उसको 6 साल पकड़ लेता हूं, क्योंकि मैं पर्सनल यूज के लिए चलाऊंगा। जब हम किसी चीज को पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं तो बहुत केयरफुली यूज करते हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं। वो कार कम डेप्रीशिएट होगी, कम डेप्रीशिएट होगी मतलब उसकी वैल्यू कम रिड्यूस होगी, मतलब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा होगी, तो मेरे बैलेंस शीट में ज्यादा दिखेगी। एज सिंपल एज दैट। सो डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज, it is an expense of, it is a cost of usage of a particular asset. Is that clear? And when we show a particular asset in our books of accounts at its respective book value or carrying value or WDV, we actually tell our users of financial statement that हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर मैं अपनी कार को बेचने जाऊं तो मुझे 8 लाख रुपए मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई से ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। जब मैं कहता हूं सेकेंड ईयर पे 6 लाख रुपए, मतलब मोटा मोटी 6 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा यहां पर पिक्चर में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, AS 28, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और वो एक चीज कहता है कि भैया आपको हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर ईयर एंडिंग डेट पर आपकी जितनी भी एसेट्स है, मैं एक ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूं AS 28 की, फिर हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। आपकी जितनी भी एसेट्स है आपको उसका इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्ट। सर ब्लड टेस्ट सुना है, यूरिन टेस्ट सुना है, स्टूल टेस्ट सुना है, सीटी स्कैन सुना है, MRI सुना है, सर ये इंपेयरमेंट टेस्ट क्या है? अब यही तो चीज समझनी है। इंपेयरमेंट टेस्ट का मतलब है कि आपको on every year ending date you have to see that what is the realizable value or value in use of that particular asset। ये जो भी एसेट मेरे पास है, मैं यहां पर एसेट मतलब एग्जांपल ले रहा हूं कार का, ये जो भी एसेट मेरे पास है, मुझे इसकी WDV पता है, मुझे इसकी कैरिंग वैल्यू पता है, मुझे इसकी बुक वैल्यू पता है। अनेक शब्द एक ही मतलब है उसका, ठीक है? 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन मुझे क्या करना है? एक एडिशनल काम मुझे करना है और वो है इंपेयरमेंट टेस्ट। हर एक एसेट का हर साल ईयर एंडिंग डेट पर मुझे एक इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। मतलब मुझे फर्स्ट ईयर के एंड पे जाकर पता करना है कि आज अगर मैं ये कार को बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगी। मैं आज अगर इस कार को बेचने में जाऊं तो कितने में बिकेगी। इसको हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा जी? रियलाइजेबल वैल्यू। हमें सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, हमें दो चीजें चेक करनी है। एक है रियलाइजेबल वैल्यू और दूसरा है वैल्यू इन यूज। इन हर एक टर्म को हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी एक ब्रॉड पिक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैल्यू इन यूज मतलब रियलाइजेबल वैल्यू मींस वैल्यू इन एक्सचेंज। मैं इस कार को जाकर बेचता हूं, उसके बदले पैसे लेता हूं, कितने पैसे मुझे मिलेंगे। वैल्यू इन यूज मतलब क्या? कभी कभी उसको बेचकर ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा मिलेगा, उसे यूज करके ज्यादा पैसा मिलेगा। तो भाई सपोज मुंबई के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है? वो टैक्सी चलाता है। टैक्सी मतलब कार, वो काली पीली कार होती है ना, वो चलाता है। अब आप उसकी कार में बैठते हो, कार बिल्कुल एकदम पुराने जमाने की फिएट पद्मिनी एम्बेसडर कार, खटारा कार, हाँ पुराना मॉडल हुंडई सेंट्रो का, बिल्कुल खटारा, मतलब खस्ता हाल में। अब आप उसको कहते हो भैया आप बेच क्यों नहीं देते हो? तो वो कहता है कि भाऊजी देखो, अगर ये कार को मैं बेचूंगा तो कितना ही मिलेगा, 60-70 हजार रुपए, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, डब्बा हो गया है। लेकिन फिर भाऊजी मैं उसको 60-70 हजार में क्या करूंगा? मैं अभी इस कार को रोज चलाता हूं, माना पेट्रोल ज्यादा खाता है, माना रिपेयरिंग का खर्चा मांगता है, लेकिन ये कार को चलाकर मैं महीने का लाख रुपया कमा लेता हूं। मतलब क्या? अब ये समझना, इसका मतलब ये है कि वैल्यू इन यूज इज मोर देन वैल्यू इन एक्सचेंज। उस कार को बेच के उतना फायदा नहीं है जितना फायदा है उस कार को चलाकर इस्तेमाल करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती है, बट छोटी छोटी चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जामिनेशन में CA स्टूडेंट के पास होता है कैलकुलेटर। अब ये एक कैलकुलेटर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू? भाई साहब 150 से लेकर 400 रुपए के बीच में आता है ये CT 520 मॉडल का कैलकुलेटर, ठीक है?
अलग अलग ब्रांड का, चाइनीज, ये वो डिपेंड करता है। वैल्यू इन एक्सचेंज खास नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो और वहां पर अगर ये बंद हो जाए तब तो भैया सारे तारे जमीन पर आ जाने हैं, मतलब वैल्यू इन यूज उसकी ज्यादा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको मोटा मोटी। तो हमको क्या करना है, AS28 कहता है ऑन एवरी बैलेंस शीट डेट फॉर एवरी एसेट वी नीड टू डू एन इम्पेयरमेंट टेस्ट। जैसे एनुअली ब्लड टेस्ट करते हैं वैसे ही इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू को हमने कंपेयर करना है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू और वैल्यू इन यूज के साथ, तब जाकर हमें पता चलेगा कि इंपेयरमेंट है क्या। हाइपोथेटिकल फिगर्स लेता हूं। सपोज फर्स्ट ईयर में मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि भाई मेरे कार खरीदने के बाद कंपनी ने उस कार के प्राइसेस बढ़ा दिए, क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो आज अगर मैं 1 साल बाद ये कार बेचता हूं ना तो 9 लाख रुपए में बिक जाएगी। मेरी बुक वैल्यू कितनी है, 8 लाख। ध्यान से देखना, मेरी बुक वैल्यू कितनी है, 8 लाख। मेरी रियलाइजेबल वैल्यू ऑब्लिक वैल्यू इन यूज कितनी है, 9 लाख। यहां पर मेरे एसेट की वैल्यू घटी है या बढ़ी है, सोच समझकर जवाब दो। कम ऑन ऑल ऑफ यू, यहां पर मेरे एसेट की वैल्यू घटी है या बढ़ी है? सर यहां तो सर्टेनली आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू कितनी है, द कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू WDV, मतलब क्या, मेरी खुद की कॉस्ट है 8 लाख, लेकिन आज मार्केट में बेचने जाऊं तो क्या है, 9 लाख। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंपेयरमेंट गेन। अभी ट्रीटमेंट पे बाद में आएंगे, पहले सिर्फ निकालना सीखो इंपेयरमेंट लॉस है कि गेन है, ये देखना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इंपेयरमेंट गेन। अच्छा एक मजाक की बात बताऊं, आपने शब्द सुना है कभी, रिपेयर, है ना? रिपेयर का एंटोनिम उल्टा होता है वर्ड इंपेयर। रिपेयर का उल्टा होता है वर्ड इंपेयर, समझ में आ रहा है? तो रिपेयर करना मतलब क्या, किसी चीज को सुधारना। किसी चीज को सुधारने से क्या होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इंपेयर का मतलब उल्टा है, इंपेयर का मतलब वैल्यू डिक्रीज होना। समझ में आया क्या? रिपेयर का उल्टा इंपेयर। रिपेयर का मतलब वैल्यू बढ़ना, किसी चीज को सुधारो, सुधारने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। इंपेयरमेंट का मतलब है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना। तो भैया यहां पर तो क्या हुआ, मेरा इंपेयरमेंट गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। मैं सेकेंड ईयर पे जाता हूं, सेकेंड ईयर पे देख रहा हूं कि मेरी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए। मैं मार्केट में जाकर असेसमेंट करता हूं, ठीक है। Cars24, स्पिनी, ऐसी जो कंपनीज है उनको बुलाकर मैं एक असेसमेंट करवाता हूं, एक एनालिसिस करवाता हूं, एक कोटेशन लेता हूं कि मेरी कार को आज 2 साल हो गए, अगर मैं बेचता हूं तो कितने में बिकेगी। तो मुझे कोटेशन मिलता है, सपोज करिए 6 लाख रुपए का। अब आप क्या बोलेंगे यहां पर, व्हाट विल बी योर टेक नाउ? सर फर्स्ट ईयर पे तो वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन सेकेंड ईयर पे ना सर हम इक्वल बैठे हैं, मतलब यहां पर सर किसी तरीके का इंपेयरमेंट गेन भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 बस इतनी सी चीज कहता है भाई कि इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है सर, ये भी कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जब आते हैं, मेरी बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए। अब मैं बुलाता हूं Cars24 वाले को, स्पिनी वाले को, है ना। ऑडिटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। तो कभी कभी हमें अकाउंटिंग ऑडिटिंग करते समय एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है, क्योंकि हम तो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अब मैं कैसे किसी कार का फेयर वैल्यू निकालूं ना, मुझे नहीं पता, दैट्स नॉट माय टेक। तो मैं Cars24 स्पिनी यहां से किसी को बुलाता हूं और वो बुलाकर मेरी कार का असेसमेंट करते, पता चलता अरे रे 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 ठुक गई है कार। हाँ, अब वो हुआ था सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर से पहले कार हमारी ठुक गई थी, मेरा से एक्सीडेंट हो गया था। तो अब वो आकर बोलते भैया देखो कार ठुक भी गई है और अब ये मॉडल भी ना पुराना हो गया है भैया। अब कंपनी ने ना उसका फेसलिफ्ट निकाल दिया है, नया मॉडल आ गया है, उससे ज्यादा फीचर्स हैं, आपके इसमें भी फीचर्स कम है। आज अब ये कार बेचोगे ना भैया तो 3 लाख रुपए में ये कार बिकेगी। कितने में बिकेगी? 3 लाख में। अब समझना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये कार कितने में दिख रही है? 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपीज में। समझ के नहीं समझे भीड़ू लोगों, है ना। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये कार दिख रही है 4 लाख रुपए में, और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 लाख दिख रही है। इसका कंक्लूजन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है? आई एम टेलिंग माई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई लोगों, भीड़ू लोगों, अगर तुम लोग ये कार आज जाकर बेचते हो तो 4 लाख रुपए में बिकेगी, 4 लाख रुपया तुमको मिलेगा। बरोबर है कि नहीं?
लेकिन अगर आज मैं एक्चुअल में इसको जाकर बेचता हूं तो 4 लाख में नहीं बिक रही है। आज ये कार कितने में बिक रही है? 3 लाख रुपए में। मतलब इंपेयरमेंट टेस्ट जब मैंने किया तो मुझे उसकी एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू पता चली, और एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू इस कार की आज कितनी निकली भाई लोगों? 3 लाख रुपए। क्या बोलोगे अभी आप लोग? यहां पर क्या बोलोगे? सर यहां पर ना सीधा सीधा 1 लाख रुपए का इंपेयरमेंट लॉस है। अब मेरे को एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के ना, दिल पे हाथ रख के एक बात मेरे को बताना कि भाई लोग, जब मुझे साफ साफ पता है, जब मेरे पास इंडिकेटर्स है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास रीजंस टू बिलीव है कि आज मेरी कार जो मेरी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए की दिख रही है वो एक्चुअली 4 लाख रुपए की नहीं है, वो 3 लाख रुपए की है, और फिर भी अगर मैं उस कार को मेरी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए की दिखाता हूं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ माय कार हैज रिड्यूस्ड बाय ₹1 lakh. Today, if I go and sell this car, I won't fetch more than 3 lakh rupees. But still, I continue to show this car in my balance sheet for 4 lakh rupees. Tell me, guys, honestly, दिल पे हाथ रखकर, will it not be injustice with the users of my financial statement? गंगा मैया की सौगंध है, चैट में जवाब दे दो हाँ या ना। मुझे पता है कि मेरी जो एसेट है वो आज 3 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं बिक सकती। मुझे पता है कि 4 लाख रुपए में अगर मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाता हूं तो मैं अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा हूं, मैं डिसीव कर रहा हूं उनको। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मुझे अपनी बैलेंस शीट में इस कार को कितने पे दिखाना चाहिए? 3 लाख पे, 4 लाख पे नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है। इंपेयरमेंट लॉस मतलब परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू। डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 लाख रुपए के इंपेयरमेंट लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3rd ईयर में अब कार को 4 लाख रुपए पे नहीं दिखा सकता। भाई लोगों, AS 28 क्या बोलता है? AS 28 बोलता है कि आपको हर एक रिपोर्टिंग डेट पे अपनी एसेट्स का इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। पहले साल इंपेयरमेंट टेस्ट किया, गेन है, कुछ नहीं करो, छोड़ो। चाचा प्रूडेंस क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, गेन शुड नॉट बी अकाउंटेड। ठीक है, 2nd ईयर में कोई इंपेयरमेंट गेन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3rd ईयर में जब हमने देखा तो हमको पता चला कि इंपेयरमेंट लॉस दिखाई दे रहा है 1 साल का। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या? परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू। अब काय को हुई है डिक्लाइन इन वैल्यू? हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, मॉडल चेंज हो गया, फेसलिफ्ट आ गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ठीक है। तो AS 28 पहले क्या बोलता? टेस्ट करो। टेस्ट में अगर लॉस आया तो AS 28 क्या बोलता? AS 28 बोलता भैया उस लॉस को प्रोवाइड करो, कंजर्वेटिज्म के तहत उस लॉस की एंट्री पास करो। मतलब अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कार कितने में दिखनी चाहिए? 3 लाख में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्रॉड स्ट्रक्चर बैठ रहा है माइंड में कि इंपेयरमेंट किसे कहते हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट किसे कहते हैं, और अकाउंटिंग क्या होती है। बस ये 3 चीजें, और चौथी चीज है CGO, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सपोज ये हो गया, मैंने 1 लाख रुपए का इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया, ये सब नोट्स में मैंने दिया है। इंपेयरमेंट लॉस की मैं एंट्री क्या पास करूंगा, ध्यान से समझना। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। आई विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ माई एसेट बाय ₹1 lakh। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये क्लियर हो गया? और ये इंपेयरमेंट लॉस जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर। फिर कंसीडरिंग सेम फिगर्स चल रही है, ठीक है, अज्यूमिंग सेम फिगर्स चल रही है। मैंने कार को कैरी कर लिया 3 लाख रुपीस पे। अब मेरे कार की WDV यहाँ पर हो गई 3 लाख, जिसमें से मैंने 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस किया आखिरी साल का सपोज, और फिर अकॉर्डिंगली मेरी रेजिडुअल वैल्यू बचती है 1 लाख रुपए। ध्यान से, सब कुछ हाइपोथेटिकल चल रहा है। अब मैं चौथे साल में वापस इंपेयरमेंट टेस्ट करता हूं। सरकार के कुछ नियम बदले, कंपनी की कुछ पॉलिसीज बदली, और ऑल ऑफ द सडन पता नहीं मतलब क्या हो गया, कंपनी ने ना ये वाली जो मेरी कार थी ना, खटारा हो गई जो, इस कार की कीमत बढ़ा दी। अब मार्केट में कार की बड़ी डिमांड है। अब मैं इस साल देखता हूं कि भैया ये कार की रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। मतलब अब यहां सीन ये हो गया
कि मेरी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है। भाई लोगों, नादान परिंदो, मेरी कार की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन आज मैं इसको बेचने जाता हूं तो 2 लाख रुपए में बिक रहा है। क्या बोलोगे यहां पर? सर यहां पर हो गया है इंपेयरमेंट गेन 1 लाख रुपए का। पहले इंपेयरमेंट गेन हुआ, हमने क्या कहा? डू नथिंग। दूसरे साल में नो लॉस नो गेन, मैंने क्या कहा? डू नथिंग। तीसरे साल में लॉस हुआ, डू समथिंग। व्हाट समथिंग? पास एंट्री, रीजन कंजर्वेटिज्म, चाचा प्रूडेंस। चौथे साल में अब इंपेयरमेंट गेन हुआ 1 लाख रुपए का। अब सुनो क्या करना है। AS28 क्या कहता है? अगर पहले इंपेयरमेंट लॉस हुआ था, ध्यान से समझना, अगर पहले इंपेयरमेंट लॉस हुआ था और आपने उस लॉस की एंट्री पास की है और उसके बाद में अगर इंपेयरमेंट गेन होता है, तो अब आपको क्या करना है? इस गेन को इस लॉस से सेट ऑफ करना है। मतलब इंपेयरमेंट गेन टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंपेयरमेंट लॉस। भाई लोगों, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ते समय मैंने आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के बारे में पढ़ाया था। जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के अंदर प्रोविजन हमने पढ़ी थी, बिल्कुल डिट्टो 100% वही प्रोविजन यहां एप्लीकेबल है। बिल्कुल 100%, नो चेंज। मतलब रीवैल्यूएशन के अंदर if first time when you are doing revaluation of an asset and first time there is appreciation in the asset, then you don't account for such appreciation. मतलब वो increase in value को आप account नहीं करते। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, बिल्कुल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे वहां पर? आप एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। जैसे आपने एंट्री क्या पास की? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने के बाद अगर सेकेंड टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है उसी एसेट पे, तो फिर अब आप उसकी एंट्री पास करेंगे। और उसकी एंट्री क्यों पास करेंगे? क्योंकि पहले मैंने उसी एसेट पे लॉस प्रोवाइड किया था, अब मैं उस लॉस को रिवर्स करूंगा। तो सर एक बात बताओ, फर्स्ट टाइम जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तब अपने एंट्री क्यों नहीं पास की? क्योंकि तब मैंने उस पर कोई लॉस बुक नहीं किया था। एग्जैक्ट वही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 नट शेल में एक बर्ड आई व्यू में आपको बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज है। एक सिंपल सी चीज कहता है कि भैया कंपनी को हर बैलेंस शीट डेट पे, ईयर एंडिंग डेट पर अपनी जितनी भी एसेट्स है, अब उसने यहां पर एसेट्स को डिफाइन किया है, कौन सी एसेट्स का इंपेयरमेंट होगा, कौन सी एसेट्स का नहीं होगा। ये अब मैं आपको एक्सपेंडिंग पिक्चर बता रहा हूं। हर ईयर एंडिंग डेट पर अपनी एसेट्स का इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। इंपेयरमेंट टेस्ट मतलब दो चीजों को कंपेयर करना है। कौन सी दो चीजें? बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू और WDV ऑफ एन एसेट। मतलब एट व्हाट वैल्यू, एट व्हाट प्राइस आर यू कैरिंग दैट एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको कंपेयर करना है इनके साथ। किनके साथ? रियलाइजेबल वैल्यू या वैल्यू इन यूज। तो दूसरी चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है? हाउ डू यू कैलकुलेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाउ डू यू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। ये डेफिनेशन हमको देखनी है। अब सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी चीज है। सर जी अगर सपोज कीजिए रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन कैरिंग वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन कैरिंग वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे? सर इंपेयरमेंट लॉस है। रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू, तो नो इंपेयरमेंट लॉस और नो इंपेयरमेंट गेन। और तीसरी चीज, रियलाइजेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू, तो उसको हम कहेंगे इंपेयरमेंट गेन। तो पहले हमने एसेट समझना है, कौन सी एसेट AS28 में कवर होती है, कौन सी नहीं होती है। दूसरी चीज हमें क्या समझनी है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। ठीक है, कैरिंग वैल्यू की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, वो हमको पता है, AS10 के अंदर हमने देखा है। फिर हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, हाउ डू यू कैलकुलेट वेदर देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस और इंपेयरमेंट गेन और नो प्रॉफिट नो लॉस। आई होप इट इज क्लियर। एंड देन फोर्थ थिंग कम्स इज अकाउंटिंग. How do you account for such losses or gains? So as I said, the principles are exactly similar to revaluation of asset. ठीक है, वो पूरा मैंने चार्ट में प्रेजेंट किया है। ये 80% हो गया और उसके बाद में सिर्फ एक चीज बचती है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, एंड दैट इज द डेफिनेशन एंड इंपेयरमेंट टेस्ट ऑफ CGU. CGU मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट, उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो अब आते हैं वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन के साथ। एक स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर की तरह मैं भी डस्टर से अपने इस पूरी वर्किंग को इरेज कर देता हूं। वेल, अगर
कोई लिखना चाहता है तो क्लास खत्म होने के बाद इस पार्ट पर आकर पॉज प्ले करके लिख सकता है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई लोग हम लोग सिलेक्टिवली पढ़ते क्या है, अपनी को पता है अपनी किस्मत बड़ी बीप चीज है रे बाबा, बड़ी बीप चीज है। अपन जो छोड़कर जाएगा ना आईसीआई उसी पे क्वेश्चन पूछेगा, मालूम मेरे बीप चीज है अपनी किस्मत। तो अपन ने क्या करने का, कुछ भी छोड़कर नहीं जाने का, है ना, समय को मात देने का, किस्मत को चैलेंज करने का, कैसे मेहनत करके। चलो ऑब्जेक्टिव देखो भाई लोगों फटाक से, ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट एसेट्स आर नॉट कैरीड एट मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। लॉजिकल है, लॉजिकल है भाई लोगों, ये पूरा धतिंग करना चाहिए को, ये पूरी कहानी देखना चाहिए को, सिंपल एक रीजन की वजह से, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट जो है वो रिकवरेबल अमाउंट पे दिखनी चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट पे दिखने को होना बोले तो क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू पे, ट्रू एंड फेयर व्यू होने को होना। ठीक है, दैट इज टू प्रोवाइड फॉर इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, अगर है तो। इंपेयरमेंट लॉस को कैसे डिफाइन किया, जो मैंने कहा, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, इफ कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी, तीनों टर्म्स को याद रखना, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अगर ये ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, इसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड क्या बोला मैंने, रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ। मतलब सर मुझे फिर हर बैलेंस शीट डेट पर हर एसेट की ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, मुझे बुक वैल्यू तो पता है वो कहां से मिल जाएगी, बैलेंस शीट से, लेकिन सर नेट सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी और वैल्यू इन यूज भी निकालनी पड़ेगी। अहो, ये दोनों निकालनी पड़ेगी, और इन दोनों में से जो हायर है उसको कंपेयर करने का इसके साथ। तो अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, मतलब इंपेयरमेंट लॉस है। इफ कैरिंग वैल्यू इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब इंपेयरमेंट गेन है। क्लियर हुआ। अब अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो मैंने क्या समझाया, बिल्कुल आंखें बंद करने का, हट्टा सावन की घट्टा, जाने दे जाने दे, थोड़ी हवा आने दे, क्या करने का। चाचा प्रूडेंस मियां क्या बोल गए, क्या बोले चीचा, चीचा बोले भैया, चीचा बोलते कि while doing accounting we should not just account for actual losses, we should also account for anticipated losses। मतलब मुन्ना अगर तेरे को दिख रहा है कि आने वाले समय में तेरी ये एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, बोले तो चीचा तेरे पास सफिशिएंट इंडिकेटर्स है तो उसकी अकाउंटिंग करने का रे मामू, बोले तो इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। और दिल पे हाथ रख के बोलने का, गंगा मैया की सौगन, इंपेयरमेंट लॉस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोले तो ऑन एवरी ईयर एंडिंग डेट ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। तो क्या एंट्री पास करने का, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया क्या, पक्का। इंपेयरमेंट गेन, अगर फर्स्ट टाइम इंपेयरमेंट गेन है, कुछ भी नहीं करने का, नो नो नो, हंसी तो फंसी वाला सीन नहीं है बाबा। हाँ, हंसी तो फंसी नहीं, भैया के भैया बोलकर भी हंस सकती है। तो फर्स्ट टाइम इंपेयरमेंट गेन पर एंट्री नहीं करने का। लेकिन अगर सब्सीक्वेंटली इंपेयरमेंट गेन होता है, सब्सीक्वेंटली बोले तो क्या, सब्सीक्वेंटली बोले तो पहले इंपेयरमेंट लॉस हुआ था, अब उसके बाद गेन हुआ है, तो फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कहीं को, बिकॉज मैं उसको ऑलरेडी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा प्रोवाइड कर चुका हूं। जब मैं खर्चा प्रोवाइड कर चुका हूं तो मैं उसको रिवर्स कर सकता हूं। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे ना, हल्लू हल्लू सा, तो ऐसा AS12 में भी देखा हमने। AS12 क्या है सर, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। मुन्ना याद करो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट में ऐसा ही होता ना, जब गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिक्वेंटली रिफंडेबल होता तो क्या करते भाई, वो गवर्नमेंट ग्रांट, कैपिटल ग्रांट इन केस ऑफ स्पेसिफिक आइटम ऑफ फिक्स एसेट, बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट करते, है ना। चलो, नाउ ऑन एवरी ईयर एंडिंग डेट टेस्ट योर एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, रिपेयर का उल्टा। इंपेयर का मतलब होता है एप्रिशिएट होना, वैल्यू बढ़ना। रिपेयर का, इंपेयर का मतलब क्या हुआ, डेप्रिशिएट होना, वैल्यू कम होना। लेकिन सर वो सवाल आता दिमाग में कि डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में क्या डिफरेंस। सिंपल, depreciation is gradual reduction in the value of an asset। हल्लू हल्लू, धीरे धीरे, साल भर साल, हर साल थोड़ा 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 थोड़ा, हले हले हलाएगा प्यार से, हर साल जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। इंपेयरमेंट इज परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। मतलब ये दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इंपेयरमेंट इज परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब हम ये काय को करते, टू शो अवर एसेट एट इट्स बेस्ट रियलाइजेबल अमाउंट, सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू। हैला सर
साला एक ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए इतनी झामल झामल करना पड़ता है भैया? सीए बनना है, पैसे कमाना, पैसे, हाँ, घर गाड़ी दौलत, फॉरेन ट्रिपा मारनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। टू प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस सो दैट वी गिव ट्रू एंड फेयर, जान खा गया हमारी ये ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाउ अंडरस्टैंड। शांत गदादारी भीम शांत। अब समझो, हर साल ईयर एंडिंग डेट पर सारी एसेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्ट करने का। ठीक है, टेस्ट करने पे दो चीजें होगी, इम्पेयरमेंट गेन होगा, इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो लॉस बोले तो क्या वापस वापस हैमरिंग करूंगा, वही चीज बार बार करूंगा। लॉस बोले तो क्या मेरी बुक वैल्यू जास्ती की है, रिकवरेबल अमाउंट कम का है। मतलब आज मैं ये एसेट मार्केट में बेचने जाऊं ना तो कमती को बिकेगी भाई, सस्ती को बिकेगी, तो लॉस हो गया। लॉस हो गया, तुरंत हट्टा सावन की घटा एंट्री पास करने का, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, एसेट की वैल्यू घटाने का, लॉस को पीएनएल को डेबिट करने का। गेन हुआ, गेन बोले तो क्या बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। ठीक है, पहली बार है कुछ नहीं करने का, दूसरी बार है क्या करने का, रिवर्स द अमाउंट ऑफ गेन फ्रॉम प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंपेयरमेंट लॉस। आया कि नहीं समझ में? पक्का 100% यहां तक। ए बोलो ना रे एक बार, कैसे बच्चे रे तुम लोग, क्लास में कुछ भी नहीं बोलते भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे स्कोर बताओ अपना, कॉन्फिडेंस स्कोर 0 to 10 के बेसिस पर अपने कॉन्फिडेंस स्कोर को डिफाइन करने का। 0 बोले तो कमती स्कोर, 1 बोले तो थोड़ा जास्ती का, 2 बोले तो और जास्ती का, 10 on 10 बोले तो एकदम जास्ती का, एकदम ऐसा फाड़ू वाला कॉन्फिडेंस। क्या बोलते भाई? जब तक मैं लेता हूं राष्ट्र काढ़ा। बहुत बढ़िया। अब उतरते हैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ AS28? एप्लीकेबिलिटी सिंपल सर, ये समझ में आ गया, इंपेयरमेंट टेस्ट क्या है, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, रिकवरेबल, सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये बताओ कौन सी एसेट को लगेगा, कौन सी नहीं लगेगा। सिंपल है, याद नहीं रखने का, 2-4 बार पढ़ने का, अपना याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। AS28 एप्लीकेबल टू ऑल द प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स कवर्ड इन AS10, धन्यवाद। ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स कवर्ड इन AS26, धन्यवाद। एसेट्स टेकन ऑन फाइनेंस लीज, धन्यवाद। काइकू हमने क्या पढ़ा? फाइनेंस लीज के अंदर इवन दो द लेसी इज नॉट द ओनर ऑफ एन एसेट, पर वो आईसेट को कैसे यूज करता है, वो आईसेट को ऐसे यूज करता है एज इफ ही इज द ओनर। और वो सिर्फ यूज नहीं करता, वो डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करता। किसी को जिंदगी भर प्यार करने के लिए उसके मांग में सिंदूर भरना, गले में मंगलसूत्र पहनाना जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने शादी भले ही रुक्मिणी जी से की थी, लेकिन प्यार तो उनसे मीरा जी ने भी किया था। फाइनेंस लीज के अंदर लेसी और एसेट का रिश्ता वही होता है जो भगवान श्री कृष्ण और मीरा जी का होता है। मीरा जी ने पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण जी से प्यार किया है, लेकिन मीरा जी की मांग में भगवान श्री कृष्ण जी ने सिंदूर नहीं भरा है। तो ये चीज समझना। हाँ, तो एसेट्स टेकन ऑन फाइनेंस लीज AS19 जो है वो भी कवर होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी AS13 वो भी कवर होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोले तो रियल एस्टेट, हाँ जी, वो भी कवर होती है। मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, इन सब पे नहीं लगाने का रे बाबा इंपेयरमेंट टेस्ट, क्योंकि इनको तो वैसे भी हम लोग स्टॉक मार्केट से वैल्यू निकालते हैं। AS13 देखा है ना, ऐसा फेफड़े सुखा सुखा कर डिटेल में। हाँ, AS13 में क्या देखा है? अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, ऑन एवरी रिपोर्टिंग डेट यू वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, बराबर है, तो वो तो करते ही है। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोले तो क्या, रियल एस्टेट, नॉट एप्लीकेबल ना बाबा ना। किसको नहीं? इन्वेंट्री को नहीं लगता। डेफर्ड टैक्स एसेट AS22 को नहीं लगता। फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स AS13 जो अभी मैंने बताया, एसेट्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लगता। क्लियर हो गया? पक्का। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट? इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट सर, आई थिंक सर, आई स्ट्रांगली फील शी इज चीटिंग ऑन मी सर। क्यों बेटा यूसुफ, क्या हो गया? क्यों बेटा पात्रो, क्या हो गया? रोशन, ऐसा क्यों लग रहा तेरे को कि वो तेरे साथ चीटिंग कर रही? सर आई कांट टेल यू। ठीक है, मत बता, फिर मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है तेरी लव स्टोरी जानने में। नहीं सर, सुन लो ना सर, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, कांट टेल यू। सर वो मेरे पास सर चीटिंग कर रही। सर क्यों, कैसे कर रही? सर शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई मैसेजेस सर। सर डबल टिक आता सर, ब्लू टिक आता सर, वो ऑनलाइन भी दिखती लेकिन मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती। ओह दैट्स सीरियस, अरे कोई बात नहीं बेटा, बिजी होगी काफी बार, लैपटॉप पे व्हाट्सएप ऑन रहता है, वो ऑनलाइन दिखता है पर होती नहीं ऑनलाइन। सर when I call her, her phone is always busy। ठीक है ना बेटा, मम्मी पापा से बात करेगी। सर रात को 2 बजे किसके मम्मी पापा से बात कर रही है सर? हाँ, नाउ इट इज सीरियस सर। शी इज नॉट मेट मी सिंस सो मेनी डेज, शी इज नॉट रिप्लाइंग मी। सर पहले तो सर हम लोग हर चीज पे डिस्कस किया करते थे, गुड मॉर्निंग सोना, बाबू जानू, सब कुछ हो। सर अब कुछ भी नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं।
सर पहले मतलब शी तो आज मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं था, आज तो वो कुछ भी नहीं पूछ रही है। सर हाउ डू आई डू? रोशन यूसुफ, तेरा तो इम्पेयरमेंट हो गया भाई। अभी तक तो तू डेप्रिशिएट हो रहा था, अब तेरा इम्पेयरमेंट हो गया। एक दिन ऐसा आएगा जब तू एसेट बचेगा ही नहीं, तुझे राइट ऑफ कर देंगे। सर क्या बोल रहे हो सर? यही सच्चाई है मेरे राजा। ये सब क्या है मेरे राजा? ये सारी चीजें हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या समझो? संकेत। अंकेत नहीं, संकेत। आपको कैसे पता चलता है कि आपकी एसेट इंपेयर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है सर, पहली बात डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। आप जैसे मैंने अभी आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, भाई ये आईफोन 14 है, मैं इतना अमीर नहीं हूं कि 17 ले लूं, हर साल नया मॉडल है वो मॉडल ले लूं। भाई ये आईफोन 14 है। अभी जब आईफोन 17 आ चुका है तो इसमें क्या बोलने की बात है? क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है? ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर है कि अंशल 2.25 लाख का नहीं बचा फोन अब। हाँ ठीक है भाई। इकोनॉमिक चेंजेस, फिस्कल पॉलिसी। अभी हमारे ये ताऊ नहीं गया, अमेरिका वाले, क्या नाम है उनका, ट्रम्प ताऊ। हाँ अबे सटिया गए। कभी भी किसी पे भी मतलब पहले के जमाने में लोग धमकी देते थे, मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। हमारे ताऊ धमकी देते हैं, मैं तुझे टैरिफ से उड़ा दूंगा। हर एक कंट्री पे ऐसे धमकी ला, मैं तुझे टैरिफ लगा दूंगा, मैं 500% टैरिफ, 250%। अबे चाचे के पागल हो गए ताऊ? है ताऊ पागल हो गया? मारा छोरा छोरियों से कम से। अरे ताऊ पागल हो गया? कहीं पे भी किसी पे भी टैरिफ लगा रहा। कल रात को तो अमेरिका का कोर्ट का डिसीजन आ गया, अमेरिका की कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ताऊ का जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है, टैरिफ को रिवर्स करो, रिफंड करो। ताऊ की और सनक गई, ताऊ ने रातों रात 10% ग्लोबल टैरिफ लगा डाला। पागल हो गए। तो कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस होते हैं, उससे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, बैंक रेट चेंज होते हैं, एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं। दैट इज अनदर इंडिकेटर। ये तो हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल इंडिकेटर क्या? अब हमने कार का एग्जाम्पल देखा था, एक्सीडेंट हुआ है। भाई ये सिंपल है, आप भी एग्री करोगे। मैं सेम कार सेम मॉडल एक ही दिन पर पर्सनल यूज के लिए लेता हूं, सेम कार सेम मॉडल एक ही दिन पे कैब चलाने के लिए लेता हूं, दोनों के वैल्यू में फर्क नहीं होगा क्या? बिल्कुल फर्क होगा। ऑब्सोलिसेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ एसेट बिलो एक्सपेक्टेशंस और अनसूटेबल, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग देखो, आजकल ईवी का ज़माना चल रहा है, बहुत सारे लोग ईवी को लेकर वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे वीडियोस बन रही है कि भैया हमने ये फलाना स्कूटर खरीदा था। ओला इलेक्ट्रिक का एग्जांपल ले लो ना भाई, लुटिया डूब गई है। मैं तो एज ए शेयर होल्डर भी डूब गया हूँ, बहुत बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। ओला इलेक्ट्रिक का मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देयर पीक वाज 4000 रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया, और आज इंडिया में ओला इलेक्ट्रिक के सिर्फ 400 आउटलेट्स बचे हैं। बुरी तरह भावेश अग्रवाल जी के लिए तो कहीं कहीं पे तो गिरफ्तारी का नोटिस निकल चुका है। बुरी तरह पिटी है, कितने केसेस हुए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इज अंडर परफॉर्मिंग। तो ये इंडिकेटर्स है ना। परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज बिलो एक्सपेक्टेशन। आपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी ये सोचकर के हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कर क्या हो किसने जाना, हो गया खत्म। फिर क्या, उतना रेंज नहीं मिला। प्लान टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस। काफी बार आप ऐसा होता है, आप किसी चीज को खरीदते हैं जस्ट एज अ मैटर ऑफ रिसर्च, और फिर बाद में वो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होती है तो वो एसेट को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, डिसयूज कर लेते हैं। तो वो इंटरनल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये तो इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या? WDV और द वैल्यू एट विच द एसेट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा था, उन सारी चीजों को इलेबोरेट करूंगा, वही मैं कर रहा हूं। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या? सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। नेट सेलिंग प्राइस, जैसे कि मैंने एक एसेट को बेचना है, बेचने के लिए जो खर्चा लगेगा, एग्जांपल ब्रोकरेज, कमीशन एक्सेट्रा, वो माइनस करूंगा। हमने क्या देखा? हमने देखा इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए ऑन एवरी रिपोर्टिंग डेट वी हैव टू कंपेयर द बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट विद द हायर ऑफ दीज टू अमाउंट्स, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। नाउ वैल्यू इन यूज मींस व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेटेड बाय यूजिंग एन एसेट। वो मुंबई के चीचा का एग्जांपल याद रखने का, उनके पास पुरानी फिएट गाड़ी बेचेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन चीचा क्या बोलते हैं, मैं उसको चलाऊंगा ना तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब ये ज्यादा पैसे की ना हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। AS 19 के अंदर मैंने एक टेबल सिखाया था, याद करो, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का टेबल सिखाया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था, बस वही टेबल हम लोग यहां पर देखेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू मींस डिस्काउंटिंग रेट लेंगे हम। फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब मैं उस एसेट को जब यूज करूंगा फॉर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, तो उसको यूज कर मैं कितना पैसा कमाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ये तो मेरा टोटल कैश इनफ्लो हो गया। इसका
प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आज की वैल्यू निकालनी है। और जब आज की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यू भी करेंगे उसके बाद भाई लोगों। सबसे पहले आ जाओ मेरी बुक के अंदर, पेज नंबर क्या है 8.118 पे आ जाओ सभी जने भाई लोगों। ट्रिपल ए बुक, 4 बुक्स आपको मिली है। वॉल्यूम नंबर 1 इंक्लूड्स चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7। वॉल्यूम नंबर 2 इज कंप्लीट बुक ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वॉल्यूम नंबर 3 इज अ क्वेश्चन बैंक। पिछले 8-9 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अलोंग विद सॉल्यूशन, सब कुछ वॉल्यूम नंबर 3 क्वेश्चन बैंक। कंपाइलर मतलब ये लेने के बाद कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं। और वॉल्यूम नंबर 4 क्या बनाया आप लोगों के लिए, एमसीक्यू बुकलेट, ऐसा खास धांसू एमसीक्यू बुकलेट जो आपके लिए सब कुछ ना सिर्फ कवर करता है बल्कि ये एमसीक्यू बुकलेट के अंदर मैंने आप लोगों के लिए देखिए इतनी ब्यूटीफुली पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस बना रखा है। दिस एमसीक्यू बुकलेट covers everything. This is the analysis of PYQ right from May 24 till January 26. उसके बाद में यहां पर हम लोग देखेंगे तो मैंने आपके लिए ऐसे ही MCQs दिए हैं विद एनालिसिस ऑफ RTPs। और फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसा ही MCQs दिए हैं along with the analysis table of the 8 model test papers released by ICAI in May 2025। इतना करने के बाद भैया 90 मार्क तो आने को छूना एडवांस्ड अकाउंटिंग में, मां कसम 90 मार्क तो बनते ही है भाई लोगों, है ना। तो ये सब चीजों से हम लोग करेंगे। चलिए पहले आते हैं ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है, सोर्स देखो, हर एक क्वेश्चन के ऊपर सोर्स लिखा भाई लोगों। इसका सोर्स क्या है, ICAI स्टडी मटेरियल। तो आप लोग ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे। नोट्स के लिए कितनी पेजेस छोड़ने का है भाई लोगों, उतने पेजेस छोड़ दो। ये देखो यहां से चालू हो रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड भाई लोगों, नोट्स बना लेना, यहां से चालू हो रहे हैं, ये पूरा लिखने का है, ये भी लिखने का है, ये भी आई थिंक 2 पेजेस छोड़ दो, लीव 2 पेजेस ब्लैंक एंड देन यू राइट क्वेश्चन नंबर 1/AAA/8.118। और यहां पर आकर आप लिखेंगे, माइक महोदय थोड़ा ऊपर हो जाइए, यहां पर आकर आप लिखेंगे गेटवे क्वेश्चन। गेटवे क्वेश्चन बोले तो क्या भाई लोगों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर बार व्हेनेवर यू रिवाइज AS28 ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है। गेटवे क्वेश्चन ट्रिपल ए इंडेक्स में जाएंगे, आपको सिखाया मैंने हाउ टू मेंटेन इंडेक्स, है ना। वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 देखेंगे तो हर एक बुक के शुरुआत में मैंने आपको प्री प्रिंटेड इंडेक्सेस दिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। इंडेक्स में जाएंगे, इसको पोस्ट करेंगे, और क्योंकि गेटवे क्वेश्चन है तो 4 नंबर कॉलम तक इसको ऐसा स्टार मार्क करने का, समझ गए क्या। इतना सोच समझकर सिस्टमैटिकली पढ़ाई करेंगे भैया, सक्सेस को आना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, वैल्यूअर को मार्क्स देना ही पड़ेगा। चलो करें, रेडी है क्या, फटाक से मेरे को जवाब दे दो, रेडी है तो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। ओके, Ergo Industries Limited gives the following estimate of cash flow relating to property, plant and equipment on 31st March 2001. The discounting rate is 15%. मतलब एक कंपनी है, उसके पास कोई एसेट है, वो जो एसेट है वो एसेट को यूज कर कर कितना कैश फ्लो होगा वो दिया गया है इस साल में 2003, 4, 5, 6 में, ठीक है। इतना कैश फ्लो रुपीज इन लैक्स और डिस्काउंटिंग रेट है 15%। ये क्यों दिया है, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोस, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी एट द एंड ऑफ द ईयर 2006 1000 लाख। कॉस्ट अभी तक देनी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज ऑन 1st January 2000 इज फॉर 40,000 लाख रुपीज। ओके, यूजफुल लाइफ है 8 साल। नेट सेलिंग प्राइस जो है वो ऑन 31st December 2001 इज 20,000 लाख। कैलकुलेट ऑन 31st December 2001 1 2 3 4 5 6। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है, मॉड्यूल का क्वेश्चन, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसके लिए इंस्टीट्यूट को पता है बच्चा कंफ्यूज होगा, तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने यहाँ पर एक नोट दे दिया है। अब देखो, मतलब मेरे को लगता है यार सीधा सीधा साल दे देते थे ना, क्या ही परेशानी थी। द ईयर 20XX इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग बिफोर द ईयर 20XO। मतलब भाई लोगों सुनो, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको समझाता हूँ। 8 साल की लाइफ है ना एसेट की, ये 8 साल यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ईयर है 20XX, सेकेंड ईयर है 20X0, थर्ड ईयर है 20X1,
फोर्थ ईयर है 20x2, फिफ्थ ईयर है 20x3, सिक्स्थ ईयर है 20x4, सेवेंथ ईयर है 20x5 और एट्थ ईयर एसेट का आखिरी साल है 20x6। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा ना कंफ्यूज ये होगा कि सर यूजफुल लाइफ तो 8 साल दी है और यहाँ पर छठवें साल पे रेजिडुअल वैल्यू दे दी, तो बेटा ये जो x6 दिख रहा है ना, ये छठवां साल नहीं है, ये है एक्चुअली 8वां साल। तो ये कैलकुलेशन ना कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें हमें पता चलेगी। पहला क्वेश्चन हमें ये सारे कैलकुलेशन कब करना है, 20x1 पे। x1 बोले तो कौन सा साल है, x1 बोले तो ईयर 3 है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 है ना बेटा। ये अपने पास लिख जरूर लेना, नहीं तो बाद में ना मॉड्यूल से पढ़ते समय, रिविजन करते समय बड़ी कंफ्यूजन होगी कि सर ये x x0 का केस क्या है। ये केस मैं आपके सामने यहां पर लेकर आऊं, तो इतना डरने का नहीं। क्लियर हो गया क्या, पक्का? चलूं आगे। अब समझो, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20x1, एट द एंड ऑफ 20x1 मतलब एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमें निकालनी है इस एसेट की कैरिंग वैल्यू। आ जाओ अपने रजिस्टर्स में, लिखेंगे कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू को दो और नाम से जानते हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसलिए लिखते चलो। कैरिंग वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज WDV एट 31st December x1। 31st December x1 मतलब एंड ऑफ थर्ड ईयर। So we have to find out the WDV of an asset at the end of third year. So WDV का मतलब क्या होता है, cost of an asset माइनस, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 3 years। इज इट क्लियर? एक दो स्टेप्स ज्यादा ही लिख रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ एन एसेट है 40,000 लैक्स। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो उतना डेटा मेरे दिमाग में है। अब मुझे ना 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करना है, ठीक है सर। तो डेप्रीसिएशन का सर मेथड वगैरह तो यहां पर दिया नहीं है, बिल्कुल है नहीं दिया है, लेकिन मुझे कुछ वैल्यूज दी है जिससे मैं डेप्रीसिएशन की मेथड को एंटिसिपेट कर सकता हूं, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना बेटा जी। कौन सी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब मैं यहां पर निकालूंगा साइड में एनुअल डेप्रीसिएशन। मैं यहां पर एक स्टार मार्क बना देता हूं जिसमें मैं यहां पर डेप्रीसिएशन निकालूंगा। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 40,000। At the end of the useful life, the estimated useful residual value is 1,000 and the life is 8 years। सही है ना मेरे डेटा? हाँ, 1,000 lakhs 8 years, perfect। तो 40,000 minus 1,000 divided by 8 years, annual depreciation check कर लो guys, is it coming to 4,875 lakhs? चेक कर लीजिए। तो मैंने ना 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करना है, 4,875 लाख इंटू 3। तो मुझे 3 साल के बाद की WDV मिल जाएगी। और चेक कर लो, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट विद मी। नुस्ता लेक्चर देखकर, मेरी बात सुनकर हंसी मजाक करने से पास नहीं होने वाले भाई लोगों, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू डू सेल्फ स्टडी विद यू, ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, रोम्बस सॉलिड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या भाई लोगों? कॉन्फिडेंस स्कोर बताते चलो रे बाबा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा रे बाबा। मैं जिंदा इंसानों को पढ़ाता हूं, मुर्दों को नहीं पढ़ाता रे बाबा। मेरे को रिस्पांस मांगता है, 0 to 10 पे कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करो रे बाबा, हर क्वेश्चन के बाद। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करो 0 to 10 पे। हाँ, मेरे को ऐसे मुर्दा वाली मुर्दागिरी नहीं चले। वैल्यू इन यूज, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। वैल्यू इन यूज ऑन 31st December 20x1। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस। चलिए निकालते हैं। ऑन 31st December x1, ठीक है। जब तक पढ़ रहे हैं ना तब तक बार बार लिखेंगे, रिवाइज करेंगे। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इसको बोलते हैं हम वैल्यू इन यूज, बराबर है।
क्या सिंपल सी चीज दिमाग में लेने का, वैल्यू इन यूज जब भी बनाने को बोला है हमको बनाना है एनपीवी का एक छोटा सा टेबल। एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल। ये टेबल के अंदर कितने कॉलम होंगे? पहला कॉलम होगा ईयर का, दूसरा कॉलम होगा बेटा जी कैश फ्लो का, तीसरा कॉलम होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रेट से है? 15% से है, क्वेश्चन में दिया है। और फिर चौथा कॉलम क्या होगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में ही हमें जो डेटा दिया उसको यूज करना है, ये ईयर और ये इसका कैश फ्लो। तो 20x2 से 20x2 से ये चालू होगा भाई साहब। अब अपने लिए लिखने का, x2 कौन सा ईयर है? 4th ईयर। तो मैं यहां लिखता हूं 4th-20x2। कितना कैश फ्लो दिया है? 4000, ठीक है। 5th ईयर 20x3 6000, 20x3 6000। मैं ये 4 और 5 क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि यहां पर एक एक्सीडेंट पॉइंट है, अपघाताचा वळण। 20x4 बोले तो 6th ईयर 6000, 20x4 बोले तो अगेन 6000 लैक्स। 7th ईयर 20x5 होगा और 8th ईयर होगा 20x6। तो 7th ईयर का कितना है? 8000 और फिर 4000। क्लियर हुआ? 8000 लैक्स और 4000 लैक्स। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो 8वां साल है ना, दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ एन एसेट। लास्ट ईयर ऑफ एन एसेट में आपको एक और चीज का पैसा मिलेगा। जरा दिमाग पे जोर डालो, बताओ मुझे। जब एसेट की पूरी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, 8 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 8 साल के बाद मुझे एक और चीज का पैसा मिलेगा एसेट से। किस चीज का पैसा मिलेगा? आई विल ऑल्सो गेट मनी ऑफ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। मतलब in this year my cash flow will not just be 4000, it will be 4000 and additional 1000 lakh. What is this additional 1000 lakh, guys? This is the amount of residual value. Are you getting my point, all of you? Is this crystal clear to all of you? Pakka 100%. Now we need to find out the discounting factors. How do you find the discounting factors? क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, ठीक है सर, मैं बताता हूं। डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 15%, 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100। 15 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.15। तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.15। तो हम जब 1 को 1.15 से डिवाइड करेंगे तो मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा। एक्सीडेंट पॉइंट समझना, ध्यान से सुनना। मैं एक मिनट काम करता हूं, कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पे इंसर्ट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। गिव मी 1 मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट। हायला काय झालं रे बाबा? हां दिसते की नाही? हो जबरदस्त सर, ठीक है। यहाँ आ गया मेरा छोटा सा प्यारा सा निक्कू सा कैलकुलेटर, इसको मैं ले जाता हूं मेरे सर के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक्सीडेंट पॉइंट क्या है, कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर करेंगे सभी जने, लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.15 एक बार इज इक्वल टू, और कोई बटन मत दबाना, और कोई बटन मत दबाना, एक बार इज इक्वल टू, मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हाउ मच इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। हम 2 डेसिमल्स जा सकते हैं, आपकी चॉइस है 3 डेसिमल भी जाइए। अब यहां स्क्रीन पे देखना 0.86 के बाद 9 है, तो 2 डेसिमल में मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये होगा 0.87। चेक करो, 86 के बाद जो थर्ड डिजिट है उससे सेकंड डिजिट डिफाइन होता है, तो 869 है ना, तो 87 होगा, ठीक है। फिर एक बार और इज इक्वल टू दबाइए, दूसरी बार इज इक्वल टू दबाइए, चेक करो कितना आ रहा है 0.756। 2 डेसिमल्स में ले रहा हूं तो 0.76 हो जाएगा बेटा जी, ये 0.76 है ना। तीसरी बार इज इक्वल टू दबाएंगे,
थर्ड टाइम इज इक्वल टू 0.657, तो थर्ड ईयर में हो गया 0.66657, मतलब 66। एक और बार, चौथी बार इज इक्वल टू 0.571। अब थर्ड डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तो हम लोअर साइड में रखेंगे, तो 0.57, 0.57। और फिफ्थ टाइम हम इज इक्वल टू दबाएंगे 0.497 है, तो 0.50 होगा। Have you understood all of you how to calculate discounting factor? वापस 1 डिवाइडेड बाय 1.15, एक बार इज इक्वल टू ये फर्स्ट ईयर का, दूसरी बार इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का, तीसरी बार इज इक्वल टू थर्ड ईयर का, चौथी बार इज इक्वल टू फोर्थ ईयर का, फिफ्थ टाइम इज इक्वल टू 5वें साल का। अब ये 2 डेसिमल जाना है, 3 डेसिमल जाना है, चॉइस आपकी है। जितने ज्यादा डेसिमल्स लेंगे उतना परफेक्ट आंसर आएगा। नॉर्मली एफएम के अंदर जब हम एनपीवी टेबल बनाते हैं कैपिटल बजटिंग में, तो हम 4 डेसिमल्स लेते हैं, यहां पर हम 3 डेसिमल से काम चला लेंगे। अब मुझे कैश फ्लो मिल गया, मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया, अब मैं निकालूंगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मींस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। चलो करते चलो आगे बढ़ते चलो। ऑल क्लियर कर दिया। 4000 इंटू 0.87, 3480, ठीक है। मैं इसको यहां पर m प्लस कर देता हूं। उसके बाद में 6000 इंटू 0.76 इक्वल टू 4560 लैक्स। कुछ गलती हो जाए तो भाई लोगों चेक करते रहना। 6000, अरे 600 कर दिया। 6000 इंटू 0.66 इक्वल टू 3960 लैक्स। चेक करेंगे। 8000 इंटू 0.57 इक्वल टू m प्लस 4560 लैक्स। और लास्ट ईयर में मैं टोटल कर लेता हूं। 4000 तो कैश इनफ्लो होगा और 1000 रेजिडुअल वैल्यू का मिलेगा, तो टोटल कैश इनफ्लो होगा 5000 इंटू 0.5 इज इक्वल टू m प्लस 2500 लैक्स। और अब मैं क्या करूंगा, इन सब की टोटल लूंगा, तो मैं प्रेस करूंगा मेमोरी रिटर्न। चेक करना, इज इट कमिंग 19060 लैक्स। दिस इज माय वैल्यू इन यूज। Value in use is 19060 lakhs. Check all of you. Confidence score बताइए भाई लोगों. What is the confidence score on the scale of 0 to 10? Recoverable amount question में दिया है, value in use हमें निकालना है. 19060. Value in use means what? Present value of future cash flows. एनपीवी टेबल बनाएंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। AS19 के जितने भी क्वेश्चंस देखे थे भाई लोगों, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए हुए थे। यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए नहीं है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31st December 20x1। ओके, रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31st December x1 that is higher of, हमने क्या पढ़ा है AS28 में, it is higher of a realizable value net selling price। ये देखो net selling price 20,000 lakhs, net selling price that is rupees 20,000 lakhs, और B वैल्यू इन यूज जो अभी हमने ऊपर निकाला है रुपीज 19060 लैक्स। तो आंसर क्या होगा? देयरफॉर आंसर 20,000 लैक्स। मतलब आज मैं अगर जाकर इस एसेट को बेच देता हूं ना मार्केट में, तो 20,000 लैक्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको अगले 6 साल तक इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? हाउ मच मनी विल आई बी एबल टू अर्न? 19,060 लाख। सो रिकवरेबल अमाउंट
इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। कॉन्फिडेंस स्कोर डिफाइन करो फटाक से, कॉन्फिडेंस स्कोर फटाक से। इसके बाद PYQ करने का भाई लोग अपने को। हाउ मच इज द कॉन्फिडेंस स्कोर, क्वेश्चन नंबर सी के बाद। बढ़िया, फैंटास्टिक, वेरी गुड तिशा। अब इंपेयरमेंट लॉस, चौथा क्वेश्चन क्या निकालने का है, इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, इंपेयरमेंट लॉस कब होता है, इंपेयरमेंट लॉस तब होता है व्हेन इट इज इक्वल टू बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू और WDV माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है जी। तो हाउ मच इज द बुक वैल्यू हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है। ओ हो, ये एसेट को मैं कैरी कर रहा हूं इस अमाउंट पे 25,375 लैक्स, 25,375 लैक्स। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है, इसके ऊपर हमने निकाला हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, दैट इज 20,000 लैक्स। इसका मतलब क्या है, मेरा इंपेयरमेंट लॉस है 5,375 लैक्स। चेक ऑल ऑफ यू। 5,375 लैक्स इंपेयरमेंट लॉस, करेक्ट। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मतलब अब इंपेयरमेंट लॉस को प्रोवाइड करने के बाद मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं उसको किस वैल्यू पे कैरी करूंगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये बहुत सिंपल है, इट इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट लॉस माइनस, अब आप कितना इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करोगे। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होती है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा बट मैं आपको बता रहा हूं। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या बताई मैंने, लिख ले यहां पर, इट इज इक्वल टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इंपेयरमेंट से पहले मेरे एसेट की बुक वैल्यू थी 25,375 लैक्स और मैं इंपेयरमेंट लॉस कितने का प्रोवाइड कर रहा हूं, 5,375 लैक्स का। मतलब 20,000 लैख इज द न्यू कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब मेरे एसेट की नई कैरिंग वैल्यू है 20,000 लैक्स। कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करो, हर एक क्वेश्चन के बाद कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करते चलो। 20,000 लैक्स। और अब लास्ट क्वेश्चन है, अब जब एसेट की वैल्यू चेंज हो गई ना तो आपको कैलकुलेट करना है अगले साल का रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, चौथे साल का 20x2 मतलब चौथे साल का रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। ओके, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन फॉर 20x2 मतलब ईयर 4। ठीक है, अब ईयर 4 का रिवाइज डेप्रिसिएशन मतलब उस दिन की एसेट की बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू। मतलब मैं लिखूंगा यहां पर रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, के अब चौथे साल के बाद एसेट की कितनी लाइफ बची है ना। तो रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू हो गई बेटा जी 20,000 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है ना भाई लोगों, 1,000 लाख। डिवाइड करते हैं इसको, चेक करिएगा, डिवाइड करते हैं। अब 8 साल टोटल लाइफ थी 8 साल टोटल लाइफ थी, हमें 4th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर खत्म हो गया, तो कितने साल बचे एसेट के, 5 साल बचे, 5 ईयर्स लेफ्ट। तो 20,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5, चेक करना, इज इट कमिंग टू 3,800 लैक्स। खत्म, खत्म, 3,800 लैक्स, समाप्त, खत्म। चेक कीजिएगा सभी जने। भाई स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट हो ना हो, इज्जत तो देनी पड़ती है ना। अब हमारे यहाँ पे क्या, देखो शादी में फूफा जी आते हैं ना, अरे देखो नो फूफा जी इज डैमेज इन दिस एग्जाम्पल, फूफा जी आते हैं, इज्जत तो देते हैं ना भाई लोग हम लोग। अभी कैसे भी हो, गंदा है पर फूफा जी अपना है। चेक करो, लगे जिसके पीछे के पीछे PYQ कर लेते हैं।
LMS में सारे PYQs आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा LMS बनाया ऐप के ऊपर, कंटेंट फोल्डर में जाकर सबको पता है ना आपको LMS मिल जाएगा। LMS में फोल्डर है PYQ लेते हैं मई 2025 का। मई 25 का क्वेश्चन 6A, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं वहां पर अपने नोट्स में, ताकि आपको नोट्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर ना बेटा मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको अकॉर्डिंगली मैं क्रॉप कर लेता हूँ। जस्ट मुझे दीजिए 1 मिनट, 1 मिनट थांबा। हाँ जी, आप भी अपने रजिस्टर्स में आएंगे, लिखेंगे ICAI में 2025 क्वेश्चन 6A 4 मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एंड यू ट्राई टू गेट द आंसर्स। ओके, रेडी ऑल ऑफ यू? अ मशीन वाज एक्वायर्ड बाय जेस्ट लिमिटेड ऑन 1/4/2019 फॉर 60 lakhs। कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, रनिंग नोट्स बना लेते हैं। अरे क्या हो गया? 1/4/2019 को आपने मशीन ली है 60 लाख रुपीस की। Had a useful life of 6 years, the machinery is depreciated on straight line and do not carry any residual value. तो -0 divided by 6 years, तो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा उसका 10 लाख रुपए। ठीक है, ऑन 1/4/22 द कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज रीअसेस्ड एज 36 लाख। एक सेकेंड, 1 अप्रैल 2019 को आपने मशीन खरीदी है, तो पहला साल कौन सा होगा? 19-20, दूसरा साल होगा 20-21, तीसरा साल होगा 21-22। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है ऑन 1/4/2022, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3 या फिर बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, है ना? चौथा साल कब से कब तक होगा बेटा जी? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23। फिर पांचवा साल 23-26 और छठवां साल 6 कहाँ से आ गया? 23-24 और छठवां साल 24-25। ठीक है, अब ये क्या कहता है? एट द एंड ऑफ ईयर 3 द कैरिंग वैल्यू वॉज रीअसेस्ड एज 36 लाख। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं व्हाट विल बी द, सर आपने बोला था हम सॉल्व करेंगे, अरे मैं ही कर लेता, आप में एक ही बात है। बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 3, तो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 60 लाख और 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 10 लाख रुपए, 1 साल का इंटू 3 साल का 30 लाख रुपए, तो 60 - 30 कितना बचता है? 30 लाख। लेकिन यहां पर क्या होता है? इट इज revalued to how much? 36 lakh. Therefore, there is revaluation gain. कितने का revaluation gain होगा भाई लोगों? 6 लाख रुपए। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 6 लाख रुपए। तो पहले साल में एसेट की मैं मोटा मोटी एसेट अकाउंट बनाऊं तो 60 लाख माइनस 10 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 50 लाख रुपीस WDV बची। दूसरे साल 50 लाख माइनस 10 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 40 लाख WDV बची। 40 माइनस 10 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 30 लाख की WDV बची। अब क्या हुआ ना, यहां पर 30 लाख प्लस 6 लाख रुपए से क्या हो गया? एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 36 लाख हो गई। तो अब डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा। The surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve as we anticipated. Question यहां तक क्लियर है सबको? For the year ended March 24, March 24 मतलब यहां की बात हो रही है ना, March 24 यहां आएगा, मतलब at the end of 5th year, March 24, end of year 5. Conditions indicating the impairment of existing machine and amount recoverable ascertained as 9 lakh. तो मुझे पहले रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। है ना भाई लोगों? व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू कैलकुलेट रिवाइज डेप्रिसिएशन। मुझे 1 मिनट दो, मैंने ना CGU के नोट्स यहां लगा दिए थे। मैक्सिमम अभी 20 मिनट्स और चलेगा लेक्चर, बस उतना पेशेंस रखो। ठीक है, मैं यहां पर निकालता हूं रिवाइज डेप्रिसिएशन 4th ईयर का। तो 4th ईयर का रिवाइज डेप्रिसिएशन अभी हमने जो क्वेश्चन किया उससे सिमिलर ही है।
तो सर फोर्थ ईयर में अब एसेट की रिवाइज्ड वैल्यू हो गई 36 लाख, माइनस रेजिडुअल वैल्यू अभी भी 0 है, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? तो सर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, 3 साल बची है, 3 इयर्स, तो रिवाइज डेप्रिसिएशन हो गया 12 लाख। बराबर है? सब जने हैं मेरे साथ? तो अब मैं यहां पर 12 लाख माइनस करूंगा, तो 36 माइनस 12, यहां WDV हो गई 24 लाख, यहां पर 24 लाख माइनस 12 लाख, तो WDV कितनी हो गई? 12 लाख। अब समझना इस पॉइंट पर जाकर इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहां पर इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है, मतलब ईयर 5 में, मार्च 2024 में क्या हो रहा है? एसेट की कैरिंग वैल्यू है 12 लाख, रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया है? 9 लाख। नाउ व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, आई कैन सी दैट कैरिंग वैल्यू इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। ये एसेट को आज मैं बेचने में जाऊं तो कितने में बिके भाई लोगों? 9 लाख रुपए में बिके। इसका मतलब क्या है? देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस। कितने का है? 3 लाख रुपए। ये क्लियर हुआ क्या? सभी जने चेक करो, 3 लाख रुपीस का इंपेयरमेंट लॉस क्लियर हुआ क्या? For the year ended March 2024, conditions indicating an impairment of existed machine and amount recoverable ascertained to 9 lakh. Clear? तो 12 लाख बुक वैल्यू, 9 लाख रिकवरेबल अमाउंट, 3 लाख का लॉस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इंपेयरमेंट। हेलो, आंसर आ गया। लॉस ऑन इंपेयरमेंट ऑफ मशीन 3 लाख एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जेस्ट। ओके, अब इस लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे? द कंपनी हैड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज्ड चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग इन रीवैल्यूएशन। ये जो 3 लाख रुपए का रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, इसको आप कैसे सेट ऑफ करेंगे? दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट पे लाकर छोड़ा है कंफ्यूजन ने। ऑप्शन नंबर ए, आर यू गोइंग टू डेबिट 3 लाख टू P&L अकाउंट, और ऑप्शन नंबर बी, आर यू गोइंग टू डेबिट 3 लाख टू revaluation reserve account. What do you think? I'm just showing you answer. What do you think? See, amount is correct. 3 lakh rupees is impairment loss. यहां तक सही है. I'm asking you about the treatment. बहुत बढ़िया पॉइंट पे लाकर क्वेश्चन ने छोड़ा है। इंपेयरमेंट लॉस को क्या हम P&L को डेबिट करेंगे, या फिर जो पहले हमने 3 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन गेन, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में अकाउंट किया था ना, 3 लाख 6 लाख रुपए, उसमें से ये 3 लाख रुपए माइनस करेंगे। आप सोचिए अपना आंसर। 30 सेकेंड्स एंड आई एम शोइंग यू द सजेस्टेड आंसर्स। 30 सेकेंड्स, जस्ट 30 सेकेंड्स। वो लाइन पढ़िएगा वापस। द कंपनी हैड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन resulting from revaluation. Okay, let's go to the suggested answer. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इंपेयरमेंट लॉस आया, चेक करो कितना, 3, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। बैलेंस इन रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑन 31st March 24 इज 6 लाख लेस एनहांस्ड डेप्रिसिएशन मेट फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व इज 4 लाख। सर ये एनहांस्ड डेप्रिसिएशन मतलब क्या? अब समझो एनहांस्ड डेप्रिसिएशन मतलब क्या। भाई लोगों, अब आपने क्या किया है, अपनी ये जो एसेट थी इसको इंपेयर किया है, 12 लाख रुपए की एसेट को इंपेयर किया है, तो इसको इंपेयर करने की वजह से डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया होगा, उसको कहते हैं एनहांस्ड डेप्रिसिएशन। तो एनहांस्ड डेप्रिसिएशन मेट फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो 2022-23 और 23-24, 22-23 और 23-24 बोले तो क्या, 22-23 और 23-24 ये जो 2 साल थे रीवैल्यूएशन के बाद के 2 साल। रीवैल्यूएशन कब हुआ? 22-23 में। रीवैल्यूएशन करने के बाद जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा, एडिशनल कितना लगा? पहले कितना लग रहा था? 10 लाख 10 लाख 10 लाख। रीवैल्यूएशन के बाद 12 लाख 12 लाख, मतलब 1 साल का 2 लाख एक्स्ट्रा, 2 साल का 4 लाख एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन, हमने एसेट को रीवैल्यू किया, उसके वजह से 1 साल में 2 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, टोटल 4 लाख डेप्रिसिएशन एडिशनल लगा है। पहले क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो था 6 लाख, उसमें से ये 4 लाख रुपए माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस? 2 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे भाई लोगों, समझना, अब ये जो 2 लाख रुपए है, यहां से हम इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे। चेक करना,
इम्पेयरमेंट लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस एज पर पैरा 58, दैट इज 2 लाख। तो बाकी का 1 लाख रुपीस जो है वो जाएगा पीएनएल में। मतलब सर पूरा 3 लाख रुपए पीएनएल में भी नहीं जाएगा, पूरा 3 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी नहीं जाएगा। मतलब सर एक बार वापस समझाओगे? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। ये देखो, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व का गेन कितना था? 6 लाख रुपए। उसमें से आप माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रीसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ये समझ में आया क्या? हमने रिवैल्यूएशन इस साल में किया था तो 10 लाख की जगह 12 लाख डेप्रीसिएशन लगा, एडिशनल कितना? 2 लाख। फिर अगले साल में और 12 लाख लगाया, मतलब एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना लगा है? 4 लाख रुपए। तो अब हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना बचा? 2 लाख रुपए। हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 3 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 लाख में से पहले इंपेयरमेंट लॉस पूरा यहां से कर देंगे माइनस अप टू 2 लाख। ये क्लियर हो गया क्या? तो ये हो गया 0। और जो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस है 1 लाख रुपए का, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चेक कीजिएगा सभी जने, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। चेक कीजिएगा सभी जने। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। क्लियर भाई लोगों? आज क्या है ना, मेरे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है 9 बजे। 9 ऑलरेडी बज चुकी है, तो मैंने कहा कि मैं बस 15 मिनट का बचा है स्टैंडर्ड, उसके बाद में मैं जाऊंगा। ये चेक कर लो सबको क्लियर हुआ क्या? 4 मार्क का पीवाईक्यू और 4 मार्क आपके जेब में पूरी तरह। फैंटास्टिक। चले आगे। डन? क्लियर? तो क्वेश्चंस हमें कंसेप्ट समझा रही है। यहाँ पे ये जो लिखा है पैरा 58, वो क्या है? सिंपल सी चीज बता रहा हूं। पैरा 58 सिंपल सी चीज कहता है, रीवैल्यूएशन में जो भी गेन हुआ है उसको पहले आप यूज करोगे टू राइट ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन। रीवैल्यूएशन की वजह से जो 4 लाख रुपए का एडिशनल डेप्रीसिएशन हुआ ना, दैट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, नॉट पीएनएल। जो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है 10-10 लाख का, वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन ये 4 लाख का रीवैल्यूएशन गेन से सेट ऑफ होगा। क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड के आखिरी सेगमेंट पे, जिसका नाम है सीजीयू। आ जाओ यहां पर, आ जाओ यहां पर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजीयू? अब थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूं, फोकस करना। कभी कभी क्या होता है, मेरी कोई एक इंडिविजुअल एसेट किसी यूनिट का हिस्सा होती है। मेरी एक इंडिविजुअल एसेट किसी यूनिट का हिस्सा होती है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो ये बाइक जो है ये एक एसेट है। दिस बाइक इज वन एसेट, इंडिविजुअल एसेट। दिस साइड कार, ये शोले वाली, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये साइड कार जो है ना, ये दूसरी इंडिविजुअल एसेट है। समझ गए आप? अब मैं इनको 2 एसेट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, मैं इंपेयरमेंट टेस्ट भी कर रहा हूं। लेकिन अब मुझे यह समझना है कि अगर मैं इस साइड कार को इस बाइक के साथ जोड़ दूं ना, तो ये दोनों मिलकर एक सीजीयू बनते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट बनते हैं। और जब कैश जनरेटिंग यूनिट होता है तो इंपेयरमेंट टेस्ट करते समय मुझे ना सिर्फ उस इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट चेक करनी है, बल्कि मुझे उस सीजीयू का इंपेयरमेंट चेक करना है। बिल्कुल यार, एक चीज बताऊं, AS2 हमने पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। डू यू रिमेंबर AS2 के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा। पैराग्राफ नंबर 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, which is the exception to the general principle of AS2। वहां क्या सिखाया मैंने? While doing valuation of inventory of raw material, while doing valuation of inventory of raw material, we first take into account the carrying value, the cost price and net realizable value of the finished good in which that raw material is actually used। मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने से पहले हमें उस फिनिश गुड का वैल्यूएशन करना होगा जिसमें वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। कभी कभी क्या होता है, रॉ मटेरियल तो सस्ता है, लेकिन जब उसको फिनिश गुड में डालते हैं ना, तो वो महंगा बन जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पानी पूरी वाले से अगर आप जाके बोलोगे भैया मुझे सिर्फ पूरी चाहिए, पानी पूरी नहीं चाहिए, तो वो नहीं बेचेगा।
या वो बहुत महंगी बेचेगा, क्योंकि सिर्फ पूरी की वैल्यू कम है, लेकिन जब वो उसको एक डिश बनाकर बेचता है ना, पानी पूरी फिनिश गुड बनाकर बेचता है ना, तो महंगी बिकती है, जहां 20 रुपए की 4 या 15 रुपए की 4 देता है वो। जबकि मार्केट में आप इंडिविजुअल पूरी लेने जाओगे तो आपको 100 रुपए की 100 मिल जाएगी, मतलब 1 रुपए की 1। लेकिन वो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन फिनिश गुड के वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमें क्या देखना है, हमें देखना है सीजीयू। अ सीजीयू is a smallest identifiable group of asset that generated cash flows independently or from other asset or group of assets. वो एसेट का स्टैंड अलोन और ग्रुप के अंदर कंट्रीब्यूशन, दोनों चीजें हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एन एसेट इज इनकेपेबल टू जनरेट कैश ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, मतलब खुद से वो कैश जनरेट नहीं कर सकती, असमर्थ है, इनकेपेबल है, बट be able to generate cash in combination with other asset, लेकिन जिधर उसको किसी दूसरी एसेट के साथ कंबाइन किया ना, वहां उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, then such bundle of assets together is known as CGU। मेरे को एक बात बताओ, बाइक अलग से बिक जाएगी, ये साइड कार अलग से बिकेगी क्या? मेरे को बताओ, क्या ये जो साइड कार है इसकी कोई अलग से वैल्यू है क्या? नो सेपरेट वैल्यू इन यूज। This sidecar, even though it is an individual asset guys, but it has no separate value in use। ये साइड कार तभी यूज होगी जब ये बाइक के साथ होगी, इट इज डिपेंडेंट ऑन बाइक, देयरफॉर इट इज नोन एज सीजीयू। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ो, इफ एन एसेट इज इनकेपेबल टू जनरेट cash on standalone basis but be able to generate cash in combination with other assets, then such bundle of assets together is known as cash generating unit। We may use CGU only when value in use of individual asset cannot be estimated separately and it is dependent upon other assets to generate cash। मतलब दोस्तों, मुझे अगर इस एक एसेट का और इस दूसरे एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, तो क्या मैं ये 2 नंबर की एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट स्टैंड अलोन बेसिस पे कर सकता हूं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ये स्टैंड अलोन एसेट नहीं है, ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, सीजीयू है। सीजीयू का मतलब क्या? ये एक ऐसी एसेट है जिसकी अलग से वैल्यू इन यूज नहीं है, ये सिर्फ तब यूज हो सकती है जब वो किसी और एसेट के साथ कंबाइन होती है, मतलब ऐड होती है। जब बाइक के साथ साइड कार लगेगी तो ही यूज होगी। तो मुझे इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करते समय सीजीयू का इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ साइड कार का इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैं स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। अब देखो, जो दूसरा पीवाईक्यू है ना बेटा जी, सितंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 3B, एलएमएस में जाता हूं, वो दूसरा पीवाईक्यू जो है वो सीजीओ के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3B बोला ना मैंने आपको, सितंबर 25 क्वेश्चन नंबर 3B 3A 3B, सिर्फ प्लेन रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। Grace Limited acquired a business. Now what is the business? It's a cash generating unit of Venus Limited on 31st March 2023 for 8,000 lakh. The details of acquisition are as under. Fair value of identifiable asset is 6,000 lakh. Goodwill to be amortized in 5 years is 2,000 lakh. ठीक है, तो 6,000 plus 2,000 makes it 8,000. Now the anticipated useful life of the asset is 8 years. अब इसको समझना, आपने 8,000 की एसेट ली है, लैक्स रुपीस छोड़ दो, 8,000 की एसेट ली है, उसके 2 पार्ट्स है, 6,000 की एसेट अलग है और गुडविल जो है उसकी लाइफ है 5 साल, इट इज टू बी अमोर्टाइज इन 5 years। वैसे क्या कहा है? एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ इज 8 years। ग्रेस लिमिटेड यूजेस एसएलएम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31st March 25, मतलब 2 साल बाद। ग्रेस लिमिटेड एस्टिमेट्स सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। द नेट सेलिंग प्राइस इज 3,000 lakh and they close their books of accounts on 31st March each year. The cash flow for the next 6 years are given below। अब देखो, हमें बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू निकालनी है, 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? इट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस देखो कितना दिया है, 3,000 lakhs और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनपीवी टेबल बनाना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड to calculate number one value in use using discounting rate of 10%. Number 2 impairment loss and number 3 revised carrying amount। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दिए हैं 3 डेसिमल्स 10% के हिसाब से, तो सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं।
सबसे पहले बेटा जी आप यहां पर बनाओगे एनपीवी टेबल। ये देखो एनपीवी टेबल हमने बनाया, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो वैल्यू इन यूज आ रहा है 3297 lakhs। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? क्या देखा हमने फॉर्मूला? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। सेलिंग प्राइस इज 3000, वैल्यू इन यूज इज 3297, तो रिकवरेबल अमाउंट होगा 3297। फिर मुझे निकालना है उसकी कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो अब मेरी ये जो दो एसेट है ना, उसको मैं दो अलग अलग एसेट की तरह ट्रीट करूंगा। 8000 की एसेट एक नहीं है, दो एसेट है, ध्यान से समझना। गुडविल 2000 है और आइडेंटिफाइबल बाकी जो एसेट है वो 6000 है। अब जो आइडेंटिफाइबल एसेट है उसको मैं 8 सालों में डेप्रिशिएट करूंगा। 6000 डिवाइडेड बाय 8 करो, 6000 डिवाइडेड बाय 8 मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन 750, तो 2 साल का हुआ 1500। और जहां तक बात है गुडविल की, तो गुडविल का अमोर्टाइजेशन कितने सालों में होगा? 5 सालों में। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 400 इंटू 2 ईयर्स 800। तो 2 साल बाद की मेरी बुक वैल्यू है 5700, चेक करिएगा। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 3297, तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया 2403 lakhs, चेक करिएगा। रिवाइज कैरिंग वैल्यू अभी हमने फॉर्मूला देखा है, 4500 माइनस इंपेयरमेंट लॉस 1203, चेक करो। क्लियर हुआ? 7 मार्क का क्वेश्चन है ये, 7 मार्क का। I mean, it is very less time consuming, but 7 marks in your pocket. Check all of you. I hope you have understood accounting standard 28. Guys, I hope it was a wonderful session. I hope you are enjoying this batch. It is lecture number 87. As I've told you, as I've shown you in your tracker, lecture number 88 will be on AS24, then 89 will be on AS25. Lecture number 90, if required, one more lecture 91 will be on AS15. And then we'll be completing the entire syllabus of CA Intermediate Advanced Accounting with this beautiful batch. But the batch is not over yet, huh? ये सारे standards होने के बाद I'm going to take a mentorship session live on Google Meet. Things to be kept in mind after your classes gets over to make you exam ready. उसके बाद भूलना मत, 8th March 2026 को ICAI टाइमिंग पे फुल सिलेबस की इवेल्युएटेड टेस्ट ले रहा हूं। सभी बच्चों अभी से प्लान कर लेना, अभी भी आपके पास काफी समय है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हैं आपके पास। अच्छे से अपनी रिविजन्स को प्लान करें। पूरा सिलेबस खत्म हो गया, बैच तो हमारी आप देख रहे हैं 25 को खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी काफी समय, सारी चीजें रिवाइज करें। चैप्टर वाइज टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब आपकी एक एक रिविजन हो चुकी है। विद दिस और फॉर दिस फुल सिलेबस टेस्ट यू आर गोइंग टू डू सेकंड रिवीजन। 8 मार्च को आप टेस्ट देंगे, मैं पेपर्स चेक करूंगा, उसके बाद में एक सेशन लूंगा आपका फुल सिलेबस टेस्ट का डिस्कशन सेशन। दैट विल बी द सेंड ऑफ क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। ये बैच खत्म होने तक आपकी ना सिर्फ क्लासेस कंप्लीट होगी, आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट 1 रिवीजन हो जाएगी, आपकी फुल सिलेबस की टेस्ट एंड सेकंड रिवीजन हो जाएगी, आपके पिछले 5 पेपर्स मतलब जनवरी 26 तक सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, आपके एमसीक्यूज पूरे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, पीवाईक्यू के मैंने पूरे के पूरे एमसीक्यूज सॉल्व करवा दिए हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक और बाकी मॉडल टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों को करने हैं। सो आप देख रहे हैं हम सिर्फ बैच खत्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइमली सिलेबस खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एग्जामिनेशन रेडी हो रहे हैं। बस यही उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। 16 मार्च 2026 से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लाइव बैच। इसी तरीके से अमेजिंग बैच होने वाली है। 16 मार्च से 30 जून बैच चलेगा, दिन में 2 घंटे कॉस्टिंग की क्लास होगी। बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड डे, शब्बा खैर।